अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जो वाटर है बेसिक नेसेसिटी है सभी लाइफ फॉर्म्स की। ठीक है, और चाहे ह्यूमन बीइंग है चाहे अदर एनिमल्स है, वेदर दे आर प्लांट्स, तो जहां पे ज्यादा जो है अवेलेबिलिटी होती है वहां पे जो प्लांटेशन है या हम बात करें जो क्रॉप्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से होती हैं। तो इट मींस जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्रॉपिंग बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकती है। तो सबकी बेसिक नीड हम मानी जाती है। आप सभी को पता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट आर रेन्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल, ओशन एंड ग्लेशियर्स। ये सारे के सारे जो है सोर्सेज हैं वाटर के। जैसे हम कह रहे हैं रेन्स है, रेन बेसिक सोर्स है वाटर का है। इसके अलावा बाकी रिवर्स में है, जो है लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, और इवन ग्लेशियर जो है वो हमारे लिए जो परमानेंट जो हम मानते हैं सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर का सोर्स ये माने जाते हैं जो ग्लेशियर्स हैं। अब लेकिन अगर मान लो किसी भी एरिया में रेनिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो वहां पे जो उसका ग्राउंड वाटर का लेवल है तो वो भी कम होता जाएगा। वहां पे जो लेक्स है, वहां पे जो पॉन्ड्स हैं, उनमें भी जो वाटर है वो कम होता जाएगा। उनमें पॉन्ड्स में वाटर कम होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्टली हम कहेंगे कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता जाएगा। ग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा तो वहां पे वेजिटेशन भी कम होगी। तो इस टाइम पे जो नीड है वाटर की वो बहुत ही ज्यादा अराइज कर रही है, क्योंकि हालांकि रेन्स हो रही हैं, रेन्स डिस्पाइट ऑफ गुड रेन्स, हालांकि रेनिंग अच्छी हो रही है, हमें लग रहा है कि एक एवरेज रेनिंग हो रही है, फिर भी वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ वाटर फॉर ऑल द पीपल। अब हम मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं उस डिमांड को, हालांकि रेनिंग प्रॉपर हो रही है। तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि जो इतनी ज्यादा रेनिंग होने के बावजूद भी जो है मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लेस सीपेज इनटू सॉइल। अब सीपेज क्या होता है या परकोलेशन क्या होता है? जब भी रेनिंग होती है तो उसमें से कुछ जो वाटर है वो काफी ज्यादा एक तो सॉइल के ऊपर से चला जाता है, और कुछ ऐसा होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में से जो है सॉइल के अंदर चला जाता है, जो अल्टीमेटली जाके क्या करता है, ग्राउंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। लेकिन उसके लिए जो है सॉइल का होना जरूरी है। सॉइल मीन्स अब आप बहुत ज्यादा, अब हम कहते हैं हमने क्या स्टार्ट कर दिया, कंक्रीट, फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी भी सिटी में जाओगे तो वहां पे आपको ओपन सॉइल देखने को बहुत ही कम मिलेगी। आपको क्या मिलेगा कि सारा का सारा एरिया जो है वो कवर्ड है, चाहे वो हम कहें हाउसेस की फॉर्म में कवर्ड है, या हम जो है जो भी हमारे सीमेंटेड, हम सारी की सारी चीजों को सीमेंटेड कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो बीच में से वेज होते थे, रास्ते होते थे, वो क्या होते थे, उनके ऊपर सीमेंटेड नहीं होते थे वो रास्ते, जो है कच्चे रास्ते जिनको कहा जाता था वो होते थे। तो जितना सॉइल का एरिया होगा वहां पे उतनी ही ज्यादा सीपेज होगी। लेकिन अगर कंक्रीट का हमने पूरा जो फॉरेस्ट
आज हमने पूरी सिटीज डेवलप कर दी हैं जहाँ पे ओपन सॉइल हमें देखने को ही कम मिलती है, सिर्फ पार्क्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा कम है। तो जो भी रेनिंग होती है वो क्या होता है, सीवर की पाइप्स के थ्रू वो चली जाती है सीवरेज में और रिवर्स में, अल्टीमेटली वाटर चला जाता है। तो सॉइल के अंदर वो जा ही नहीं पा रहा, जिससे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब आ जाता है एक और दिक्कत है यहाँ पे, हाई यील्डिंग वैरायटीज। हाई यील्डिंग वैरायटीज किसे कहा जाता है, जो आजकल हम हाइब्रिड वैरायटीज बनाते हैं, वो वैरायटीज जो है दे आर वाटर डिमांडिंग, उनकी वाटर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। वो अपना प्रोडक्शन तभी शो कर पाती हैं उनको अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे भी हमें इरिगेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वाटर चाहिए। अब नेक्स्ट, जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको डायरेक्टली जो है रिवर्स में हम डाल देते हैं अनट्रीटेड सीवेज को, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि अगर सीवेज की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो उसको बाद में भी यूज किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए उस सीवेज की, ताकि वो जो वाटर ट्रीट करने के बाद हम उसको इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज कर पाए। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे ज्यादा है। और लास्ट में एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, दैट इज चेंजिंग लाइफस्टाइल। चेंजिंग लाइफस्टाइल का मीनिंग है कि आजकल हम जो वाटर को यूज कर रहे हैं वो वाटर को हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम उसको कंजर्व नहीं करना चाहते। जहां पे कम रिक्वायरमेंट है वहां पे भी हम ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। जैसे चाहे हम वाटरिंग के लिए बात करें, चाहे हम फ्लोर क्लीनिंग की बात करें, चाहे हम जो है अपनी जो व्हीकल्स हैं उनकी क्लीनिंग की बात करें, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है वाटर को वेस्ट करते हैं। तो इस ट्रेंड को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इस ट्रेंड को हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो वाटर है वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसके अलावा अब क्या हो रहा, और जो ग्लेशियर्स है उनके ऊपर उनका भी जो है आजकल जो उनका साइज है वो ग्लेशियर्स का कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ के टेम्परेचर के कारण उनकी भी जो मेल्टिंग है वो बहुत ही फास्ट रेट पे होती जा रही है। तो ये तो था कि हम जो वाटर है वो क्यों उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, कैसे उसको कंजर्व हमें करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट है, दैट आर डैम्स। डैम्स की हम बात करते हैं, आपको पता है डैम्स का जो है कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है। तो डैम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बेसिकली किस पर्पस के लिए किए जाते हैं, आप सभी को पता है दो पर्पस मेन होते हैं डैम्स के बनाने की। एक फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए, और सेकंड पर्पस हम मान के चलते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ये दो पर्पस सॉल्व होते हैं जब भी डैम्स बनाए जाते हैं। तो हम जब भी डैम्स बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो रिवर्स है उनके फ्लो को रेगुलेट कर लेते हैं बाय मेकिंग डैम्स। बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके ऊपर डैम्स बनाए गए हैं। तो डैम एक लार्ज स्टोरेज होती है वाटर की, एक लार्ज रिजर्वायर माना जाता है, लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर, काफी बड़ा रिजर्वायर होता है ये वाटर का, ताकि जो है वहां पे जो स्टोर्ड वाटर है उससे हम बेनिफिट उठा पाए। तो बहुत बड़े बड़े डैम्स आपने सुने हुए हैं, जैसे भाखड़ा डैम है जो कि सतलुज के ऊपर बनाया गया है। तो ये डैम जो है काफी बड़ा हम डैम इसको मान के चलते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ डैम एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डैम्स। सबसे पहले हम बात कर देते हैं यूजेस की। अभी हमने दो यूजेस अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉर इरिगेशन, इरिगेशन ऑफ फील्ड्स by making canals,
कैनाल्स, आपने ये एसएस में भी पढ़ा होगा कि कैनाल्स की हेल्प से बहुत ही लार्ज एरिया में जो है वो इरिगेशन की जाती है। तो यहाँ पे एक नाम भी आता है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, जिसने जो है राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में जो है ग्रीनरी जो है वो क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे एक नाम आता है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। और इस कैनाल ने क्या किया है कि जो बहुत बड़ा जो एरिया है राजस्थान का, वहां पे ग्रीनरी आज हमें दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ दिस कैनाल। तो ये कैनाल जो है डैम से जो है, हम जो डैम से वाटर निकलता है उससे हम कैनाल्स क्रिएट करते हैं, और कैनाल से जो है क्या होता है, जो बहुत सारे एरियाज जहां पे पहले वाटर जो है कम था वहां पे भी बहुत प्रॉपर वे में जो है क्रॉपिंग की जा सकती है। अब दूसरा आ जाता है, इसके अलावा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी जो है लोगों को थ्रू पाइपलाइंस जो है वाटर प्रॉपरली ट्रीट करके जो है ये सप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आप सभी को पता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी फॉर्मेशन की जाती है। और लेकिन ये पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें पता चलता है कि डैम्स बनाने के बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं, और जिससे जो है बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट होता है। सिर्फ एक ही स्टेट को बेनिफिट नहीं होता डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से, बहुत सारी जो है स्टेट्स उससे बेनिफिट होते हैं। लेकिन डैम्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है एसोसिएटेड हैं डैम्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज सोशल प्रॉब्लम। अब व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स आर सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ द लार्ज रिजर्वायर। क्योंकि जब भी आप कहीं पे डैम बनाते हैं तो वहां पे उस एरिया में जो वहां का वाटर है, वाटर लेवल है, वहां पे उस एरिया में क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। अब राइज कर जाएगा तो वहां पे जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जो भी लोग वहां पे रहते हैं, वहां पे विलेजेस हैं, वो क्या हो जाती है, वहां पे दे आर ड्राउंड। तो पूरे के पूरे जो है वो सबमर्ज हो जाती हैं वहां पे उस एरिया में। तो अब जो लोग वहां पे रहते थे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें वहां से उन लोगों को रिहेबिलिटेशन उनकी करनी पड़ेगी। तो इन लोगों की जो वहां पे रहते थे, जिनका पूरा का पूरा एरिया, जिनकी जो फील्ड्स थी और जिनके जो घर थे, वो उस एरिया में उस वाटर के राइज करने से सब मर्ज हो गए, तो हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन। उनको वहां से मूव करना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह पे उनकी जो है रिहेबिलिटेशन, उनको किसी और जगह पे प्रॉपर जो है एक एरिया हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो वहां पे रह पाए। लेकिन जो भी लोग वहां पे डिस्प्लेस किए जाते हैं उनको प्रॉपर जो है कंपनसेशन और उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं की जाती, और ना ही उनको प्रॉपरली कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा जमीन जो है, बहुत ज्यादा एरिया, उनकी क्रॉप फील्ड्स उस एरिया में सबमर्ज हो जाती हैं। उतना जितना उनको लॉस होता है उनको कंपनसेट नहीं किया जाता, और प्रॉपर वे में उनको रिहेबिलिटेशन भी उनकी नहीं की जाती। तो इन लोगों को सबसे बड़ा जो है उनके लिए ये हम लिमिटेशन मानते हैं। जब भी डैम बनाए जाते हैं तो सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम आती है कि रिहेबिलिटेशन जो लोग वहां पे रहते थे उनकी प्रॉपर नहीं की गई। दूसरा आ जाता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। हमें तो लगा कि डैम्स की फॉर्मेशन की वजह से बेनिफिट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे उस एरिया में सबसे पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन।
डिफोरेस्टेशन, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट के एरिया जो है वो भी सबमर्ज हो जाता है। कहाँ पे? उस रेजरवायर ने जब उस एरिया को कवर किया तो उस रेजरवायर के वाटर में बहुत बड़ा एरिया, या हम डिफोरेस्टेशन मान सकते हैं, वो सबमर्ज हो गया, जिससे वहां का जो फ्लोरा और फोना था वो वहां से खत्म हो गया। तो एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा लॉस माना जाता है जब वहां पे डैम्स बनाने की वजह से वहां का काफी बड़ा फॉरेस्ट एरिया उसमें सबमर्ज हो जाए, जिसकी वजह से इम्बैलेंस, वहां का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें इम्बैलेंस जो है क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां की बहुत ज्यादा वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, वहां से खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है। तो अब नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की हमने बात कर ली, अब थर्ड प्रॉब्लम जो कि काफी बड़ी है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों कहा गया? हमें पता है कि जो हाई राइज डैम्स होते हैं उनको बनाने के लिए काफी बड़े बड़े डैम्स हैं जिनकी हाइट काफी ज्यादा है, उनको बनाने के लिए जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है यूटिलाइज किया जाता है वहां पे। ठीक है, और अगर हमें उन डैम से बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है और अभी भी हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन उनसे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता जा रहा है उस डैम से, तो वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम मानी जाती है, क्योंकि उसकी वजह से एक तो जो है वहां पे इतना ज्यादा मनी जो है वहां पे यूटिलाइज की गई, उसके बाद जो उसे बेनिफिट मिले वो भी हमें कम मिले। इसके अलावा बहुत ज्यादा डैम्स जब एक ही रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं तो उसके वाटर की जो क्वालिटी है उसमें भी जो केमिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डैम्स है जिनके लिए हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं। जैसे रिवर जो गंगा है उसके ऊपर एक डैम बनाया गया, आपको पता होगा कौन सा डैम है गंगा रिवर के ऊपर जिसको बहुत ज्यादा अपोज किया जाता है? हाँ, वेरी गुड। गंगा रिवर के ऊपर एक डैम है दैट इज टिहरी डैम। तो इसको बहुत ज्यादा अपोज किया गया। और इसके अलावा एक और है डैम जो है नर्मदा के ऊपर है, बताएंगे वो कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। हाँ, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम। तो इन डैम्स के अगेंस्ट हमारे जो एक्टिविस्ट है वो बहुत ज्यादा राइज करें, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसकी जो हाइट है वो इतनी ज्यादा, जो सरदार सरोवर डैम, इसके लिए तो एक आंदोलन है, आप सभी को पता होगा, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन कर रहा है इसको लीड? बता सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को कौन लीड कर रहा है? किसी बच्चे को आंसर पता है? इसका आंसर आप सर्च करेंगे, क्योंकि आपको मैं ही बताती हूँ हमेशा, आपको खुद सर्च करना है। जो बहुत सी एक फेमस पर्सनैलिटी है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड करते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किसके अगेंस्ट है? क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मनी यूटिलाइज होती जा रही है, और लेकिन उससे बेनिफिट हमें नहीं हो रहा है। तो ये तो थी जो प्रॉब्लम्स जो है एसोसिएटेड हैं विद डैम्स, और जो जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इन डैम से।